नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी कुछ घंटे बाद होने वाले छठे चरण की वोटिंग की। लेकिन इस छठे चरण की वोटिंग से पहले अपने अपने दावे हर कोई कर रहा है। एक तरफ बीजेपी का दावा है सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीजेपी का जो रथ है वो फंस गया है और बहुमत का आंकड़ा पार भी नहीं कर पा रहा है। आज महाभारत में इसी पर कर रही हूं बात। क्या सरकार जिसकी बननी है वो बन चुकी है? 13 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी छठे चरण के लिए। क्या उससे पहले सरकार बनाने का आंकड़ा छुआ जा चुका है? राजनीतिक विश्लेषक क्या आंकड़े दे रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बताती हूं कि दावों की कैसे भरमार है। माहौल टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। बीजेपी का हाल हो गया सफा चट सफा चट सफा चट। 4 तारीख के बाद राहुल गांधी खोज रहे हैं टूरिस्ट प्लेस। लालू यादव किसी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। चुनाव अंतिम चरण में आ गया है और अंतिम चरण में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। तो आपको सबसे पहले बताती हूं कि दावे क्या है। 13 घंटे बाद छठे चरण की वोटिंग है, लेकिन 5 चरणों में ही सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वोटर जानता है सरकार किसकी बन रही है, इसलिए अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री का बड़ा दाव है ये। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं 5 चरणों में 310 सीटों का आंकड़ा हमने पार कर लिया, यानी अब तो सिर्फ बहुमत के ऊपर वाले आंकड़े हमें हासिल करने हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा आया है इंडी गठबंधन 300 के पार पहुंच गया है, सरकार हमारी बन गई है। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं 5 चरणों में इंडी 300 पार कर चुका है। अब ये दोनों एक ही मंच पर नजर आते हैं। जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि 4 जून 2004 जैसा मौका है, यानी कि फिर से सरकार बनाने का मौका हमारे पास है, इंडी की सरकार बन रही है। तो ये दावे आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का जो रथ है वो फंसा नहीं है, धंस चुका है पूरी तरह से, और जनता इन्हें 140 सीटें भी नहीं दे रही है। हर कोई घर में चर्चा कर रहा है कि किसकी सरकार बन रही है। इस बीच तेज प्रताप यादव कह रहे हैं पीएम 4 जून के बाद केवल फोटो और झंडे में ही सिमट जाएंगे और कहीं नजर नहीं आएंगे। तो ये दावे कर रही है, ये दावे करे जा रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन इसी के साथ साथ सिर्फ ये नहीं, आपको ये भी बताती हूं कि राजनीतिक विश्लेषक किस तरह की बात कर रहे हैं और किस तरह के आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़ों को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय क्या है? प्रशांत किशोर, जिनका बड़ा नाम है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजाइजिंग में, वो कह रहे हैं एनडीए का प्रदर्शन अच्छा होगा, वो ये कह रहे हैं। और पहले की तरह सीटें उनको मिल सकती हैं, पहले की तरह, यानी कि 303 पहले आई थी तो उससे बेहतर हो सकती है, थोड़ा बेहतर भी हो सकता है प्रदर्शन। प्रशांत किशोर का आंकड़ा ये है, वो कह रहे हैं जनता में ऑल्टरनेटिव यानी कि कोई विकल्प नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है। और बीजेपी को 2019 में 300 सीट मिले थी, तो उतनी और उससे बेहतर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ योगेंद्र यादव, एक और राजनीतिक विश्लेषक है, वो कहते हैं बीजेपी बहुमत से दूर रहेगी। उनका कहना है कि बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान हो रहा है इस बार, पिछली बार के मुकाबले। लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं और पीएम मोदी की छवि को डेंट लगाई। योगेंद्र यादव कह रहे हैं 303 सीटों की बात तर्क संगत नहीं है। आज मैं इसी पर बात कर रही हूं। एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत कि किसकी सरकार बन रही है। कुछ घंटों में छठे चरण की वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज 13 घंटे बाद 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन सियासी दल अभी से बहुमत के आंकड़े पार करने का दावा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में जीत का दम भरते हुए वोटर्स से अपील की कि अपना वोट बर्बाद न करें। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जीत का दम भर रहे हैं तो वहीं इंडी गठबंधन भी अपनी जीत की ताल ठोक रहा है। के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ रहा है अभी। अरे हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सियासी दलों के अपने अपने दावों के बीच आज सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को एक और झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रतिशत पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग को देखते हुए चुनाव बाद सुनवाई की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को दाखिल करने के समय पर भी सवाल उठाए। दरअसल विपक्ष की तरफ से एक याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटर्स डेटा सार्वजनिक किया जाए। इस याचिका में वोटर्स के डेटा में 5 से 6% के हेर फेर का आरोप लगाया गया था। लोकसभा चुनाव के मतदान के बीच विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से यह पहला झटका नहीं लगा है। इससे पहले विपक्ष ने ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान की याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष जानबूझकर मतदान के बीच ऐसी याचिकाएं दाखिल कर रहा है? सवाल यह भी कि क्या विपक्ष जीत का तो दम भर रहा है, लेकिन साथ साथ हार के बहाने भी तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस के नेता हैं, प्रोफेसर नवल किशोर है राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के। मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं अजीज खान साहब, तुहिन जी, हमेशा सबसे कह रही हूँ कि रिपब्लिक के इस ब्रांड न्यू स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे तो रोज मिलते हैं, लेकिन स्टूडियो में आकर मुलाकात कीजिए। ये महाभारत में आजकल सबको आमंत्रण दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ। अब सीधे सीधे सबसे पहले डिबेट शुरुआत करते हुए अजीज खान साहब को, अगर मेरी आवाज आ रही है। अजीज खान जी, अखिलेश यादव की रैलियां हो रही हैं, भीड़ भी बहुत आ रही है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो रथ है वो फंसा नहीं है, धंस चुका है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? कल 6ठे चरण की वोटिंग है और प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वोटर समझदार है, वो अपना वोट बेकार नहीं करेगा क्योंकि सरकार हमारी बन गई। देखिए सुचेता जी, जब मन ही मन लड्डू खाना है और इस तरीके के दावे करना है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, आप बताइए ना कि 2014 में और 2019 में और आज की परिस्थितियों में कितना बड़ा फर्क है। आज देश की परिस्थिति बदल गई है। आज लोग सवाल कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने वायदा किया था और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब ध्वस्त हो गया। आज जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो सवाल कर रही है कि मुझे जवाब दो, लेकिन माननीय मोदी जी जवाब देने में असमर्थ हैं। आज वो मंच पर खड़े होकर के जवाब नहीं दे रहे हैं। वो तमाम भैंस चोरी और मंगलसूत्र चोरी और पता नहीं क्या क्या, इनको चुरा के उनको दे दिया जाएगा, उनको चुरा के इनको दे दिया जाएगा, वो मुद्दों पे बात नहीं करते। वजह क्या है? वजह साफ है। वजह साफ यह है कि उनको पता हो गया है कि अब जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली। ये बहुत स्पष्ट है। दावे की बात ना करिए आप। दावे आप, मैं बताऊं कि अभी माननीय अमित शाह जी ने दावा किया कि साहब 300 पार। 2019 में जब बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, जनता को बड़ी उम्मीद थी, उस वक्त 428 में सिर्फ 238 सीट बीजेपी की आई थी। 238। कौन सा नया चमत्कार हो गया? क्या 310 की बात की जा रही है? सवाल इस बात का है कि जनता को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, नहीं तो वो अगर कहे, एक मिनट, वो कह रहे हैं तो वो भ्रमित कर रहे हैं। अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारी 300 की सरकार बन रही है, तो आप सच्चाई बता रहे हैं।
मतलब वो भ्रमित करने वाली पार्टी है, आप सच्चाई और आईना दिखाने वाली पार्टी हैं। तो ऐसे तो मत करिए ना, क्योंकि इस वक्त तो सबको ही अपने अपने दावे कर रहा है। टूइन जी आपके पास आते हुए नवल किशोर जी भी आ गए हैं। नवल जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत दिनों बाद महाभारत में आए हैं। मैं एक बार टूइन जी के पास पहले जा रही हूँ। नहीं अजीज खान साहब आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा टूइन जी से पूछ लूँ ना। हाँ चलिए कंप्लीट करिए। देखिए सुचेता जी, मैं 2-3 बातें कह दूं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा कौन से ना, आपको भी अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में उत्साह आप देख रहे हैं ना, किस तरह लोगों में उत्साह है, बैरिकेडिंग तक टूट रहा है। लोग बिल्कुल पूरी तरह से उत्साह में उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उनको आदमी नहीं मिल रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं पैसा देकर के अलग अलग तरीके से उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो नेता जब जाते हैं तो उनको किस तरह सुनने के लिए लोग बेचैन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश का भला अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन। बाकी मैं जानना चाहता हूं, कौन सा प्रदेश ऐसा है कि जिसमें बीजेपी के वोट बढ़े हैं? आज आप महाराष्ट्र ले लीजिए, क्या स्थिति पैदा हो गई? आप तो लगातार भ्रमण कर रही हैं, अलग अलग स्टेट में भी जा रही हैं। मैं जानना चाह रहा हूं इस वक्त वो क्या रहा है, सब आंकलन है। अब इसमें क्या हो गया है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजाइजिंग। अजीज खान साहब बाकियों के पास भी जाना है ना, और सब मुझसे कंप्लेन करेंगे फिर। मैं तूइन जी आपके पास आते हुए एक बात पूछ रही हूँ। अजीज खान साहब बोल रहे हैं कि भाई हमारा वाला दावा सही है, आपका वाला दावा गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार तो अब इस बार इंडिया गठबंधन की बन रही है, 300 पार हो चुके हैं, और इसमें सब लोग अरविंद केजरीवाल ने भी यही कह दिया, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार बन चुकी है और आप लोग हो गए सफाचट। देखिए सुचारिता जी, ये पहला ऐसा चुनाव होगा पूरे देश में जहां की जो चुनाव का नतीजा है, परिणाम है, सबको पता है। ठीक है, तो ये विकसित भारत और विभाजित भारत की लड़ाई है। आपने देखा किस प्रकार से फूलपुर में इन्होंने खुद अराजकता फैलाई है, लोगों में भगदड़ पैदा करने की कोशिश की है, लोगों की जान की परवाह नहीं करते। और दूसरी ओर आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक सभा में कहीं वो वृद्ध महिला को भी देख लेते हैं तो अपनी मेडिकल टीम भेजते हैं। तो ये लोग जो है 4 तारीख तक रेलेवेंट रहने के लिए अपना महत्व किसी तरह तक कायम करने के लिए अनेक जो है बातें कह रहे हैं, योगेंद्र यादव को खड़ा कर दिए हैं। लेकिन तथ्य ये है कि मीडिया में जो हलचल ये पैदा करने में कामयाब हुए हैं, उसके अतिरिक्त इनके पास बूथ वर्कर तक नहीं है। जब आप जाएंगे वोटिंग के दिन तो लोग जो है ढूंढते रहते हैं इनके कार्यकर्ता को, कहीं कोई नहीं मिलेगा। और आज जो अब जो 2 चरण के चुनाव बाकी रह गए हैं, उसके संदर्भ में आपको कह दूं, जो 57 बाकी है, लगभग 273-274 हम पार कर चुके हैं। जो बाकी 57-58 बाकी है, उनमें भी कम से कम 35 हम पा रहे हैं। और मैं स्टेट वाइज भी आपको बता देता हूं, देखिए उड़ीसा में पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेडी जो है लगभग ध्वस्त हो चुकी है। लोग पांडियन जी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको बाहर ही मांग रहे हैं। बंगाल में जो ममता बनर्जी की विश्वसनीयता है वो शून्य हो चुकी है, विशेष तौर पे परसों जो हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी उसके बाद, जिसमें कि उनको ओबीसी में फेरबदल करने के लिए दुत्कारा गया था और तुष्टीकरण की नीति उनकी एक्सपोज की गई थी। झारखंड में लोग जो है विकसित झारखंड के लिए वोट दे रहे हैं। हमेशा से झारखंड में लोकसभा में बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहा है। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी को आ रही है, पिछली बार 59% वोट शेयर थी, इस बार भी वो कम होती नजर नहीं आ रही है। और बिहार में तेजस्वी को लोग जो है बहुत अग्रेसिवली तेजस्वी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को वो स्टेट लीडर मानते हैं। अगले असेंबली में शायद उनको लाभ हो, यहाँ कोई लाभ होता दिख नहीं रहा है। तो भाजपा जो है 275 के बाद और अगले 2 चरण में शायद 340-350 तक रहे या उससे भी ऊपर रहे, लेकिन इतनी कम से कम सीटें हमारे पास अभी तक सुरक्षित है। और लोग जो है इनके मंसूबों को देख चुके हैं। देखिए कास्ट के आधार पर लोग बंटने को तैयार नहीं है, ये इनको समझ लेना चाहिए। लोग आज विकसित भारत चाहते हैं, लोग एक विजन चाहते हैं जो पहली बार प्रधानमंत्री ने अगले 20 वर्ष का विजन दिया है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस विजन को स्वीकार किया जा रहा है बहुत से। मैं एक बार नवल जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपके जो नेता हैं वो सबसे ज्यादा रैलियां भी कर रहे हैं। उन्होंने तो 200 का केक भी काट लिया कि देखिए 200 सभाएं हमने कर ली है, वो केक की भी तस्वीरें आ गई। 200 का तो केक काटा है, लेकिन वो 300 वाला केक कब कट रहा है? इस बार क्या 300 वाला केक कट रहा है 4 जून को? सुचारिता जी, सही बात तो ये है, बोलिए। 2 मुद्दों के सामने मोदी फेल हो चुके हैं और उसके कारण है
उसके कारण ये है कि 2014 में उन्होंने देश के युवाओं को सपना बेचा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, फेल हो गए। 2019 में आए तो राष्ट्रवाद की बात किए और उस तरह से पुलवामा और उससे लेकर वो जीत गए। अब जो 10 साल का आकलन हो रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने सपना बेचा, उसके बाद चंदा छोड़ल बॉन्ड का मसला आया, उसके बाद इस समय वो कोशिश कर रहे हैं मत चोरी का झूठ बोलकर। ये होने वाला नहीं है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 10 साल में आपने क्या क्या किया, और उसके जवाब उनके पास नहीं है। जहां तक तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने 17 महीने में जो काम करके दिखाया है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, और जो बात उन्होंने 2020 में राज्य में कही थी वो देश में कर रहे हैं। वो राज्य के नेता नहीं है। तुहिन जी अपना दिमाग ठीक कीजिए। तो वो देश के नेता है और वो कह रहे हैं कि पूरे देश में 30 लाख रिक्तियों के आधार पर नौकरी पद खाली है, उसको हम 15 अगस्त से आजादी देंगे बेरोजगारी से और नौजवानों को नौकरी देंगे, और कुल मिलाकर 1 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने बात कही है। महिलाओं के विषय में रक्षाबंधन के दिन में नवल जी का ऑडियो ठीक नहीं है, उसको ठीक कराइए। मैं वापस आ रही हूँ उनके पास। मैं एक बार जरा हर्षवर्धन जी थ्रू हो गए तो जरा उन्हें स्क्रीन पर दिखाइए। मैं योगेंद्र यादव जो बात कह रहे हैं उस पर आना चाहती हूँ। वरुण जी, इस वक्त क्या हो रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक जो बातें कह रहे हैं उन पर भी अटैक हो रहा है। प्रशांत किशोर ने अगर ये कह दिया कि बीजेपी आ रही है और शायद पहले का प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करे तो उन पर भी अटैक होने लग गया। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई वो तो बीजेपी के खेमे में खड़े हैं, इसीलिए इस तरह से वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो ममता बनर्जी की जीत का भी प्रेडिक्शन किया था वरुण जी। तो इस वक्त मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि एक तरफ पार्टियों के दावे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों के भी दावे हैं। सुचारिता जी, जैसे महाभारत एक जुआ हुआ, जुए के हिसाब से जुआ में हार जीत हुई, फिर महाभारत हुई, वैसे ही सट्टा बाजार बना दिया इन्होंने भारतीय चुनाव को। सब लोगों ने अपने मन से ही बता रहे हैं कपोल कल्पित 30 सीटें उसके आ रही है, 30 सीटें उसके आ रही है। भाई जनता तो किसी की बात ही नहीं सुन रही। आपकी जनता को प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते इस समय जो जनता का मन का भाव है। जनता बिल्कुल उदासीन है। जनता के जो मुद्दे हैं उस जनता को ही मैंने कई बार आपको कहा कि विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का रहा नहीं। जनता इससे बड़ी परेशान, महंगाई बेरोजगारी से। चाहे राहुल जी खटाखट बोले, चाहे ये अग्निवीर की योजना लाएं, चाहे मंगलसूत्र भैंस चुराएं, बायोलॉजिकल जीव बन जाएं, जनता को कोई मतलब नहीं है इस बात से। मैं दिन भर घूमता हूं धूप में भी, 1-1 बजे भी दोपहर में। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है, कोई इनकी बातों पे ध्यान नहीं रहा। नेताओं के ऊपर एक सुपरफिशियल हो गई नेतागिरी देश के अंदर, ग्राउंड पे कहीं नहीं। एक तुहिन भाई ने बात सही कही कि ग्राउंड के ऊपर विपक्ष के कार्यकर्ता कम दिख रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहे। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता 100 दिखते तो 10 दिख रहे हैं, आप खुद जाकर के देख लो टेबलों पर। तो ये उदासीनता बताती है, वर्कर्स की भी बताती है, जनता की भी बताती है। लेकिन आप जो कह रहे हो राजनीतिक विश्लेषक, अभी आपने नाम लिया प्रशांत किशोर का, जनरली मैं किसी का नाम लेके टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन ये जो फैशन हो गए ना देश के अंदर, नए नए चाणक्य बनना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल लीड ज्ञाता बन रहे हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, पॉलिटिकल गाइड बन के। भाई राजनीति बचपन से सड़क पे रगड़ के आते हो छात्र। अरे भाई कांग्रेस पार्टी तो उन्हें हायर करना चाह रही थी चुनाव से पहले, आप उन्हें नए नए चाणक्य बता रहे हैं। मैं सिर्फ उन पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं तो राजनीतिक विश्लेषण पर चर्चा करना चाहती हूँ। लेकिन नए नए चाणक्य क्यों बता रहे हैं उन्हें? भाई पार्टी आपकी उन्हें हायर करना चाहे तो वो अच्छे चाणक्य हैं, वरना वो नए नए चाणक्य हैं। हाँ, तो पार्टी का इकबाल खत्म हो गया। जिस नेता का इकबाल खत्म हो गया वो हायर करेगा कंपनियां, नहीं खुद मेहनत करेगा, सड़क पे जीत के आएगा। आज की बात सही स्पष्ट स्थिति ये है, मुझे ये समझ नहीं आता जिस नेता के नेतृत्व में आप चुनाव दर चुनाव हारते गए उस पर से तो भरोसा आपका हट नहीं रहा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट जिसकी बात सही साबित होती है कई चुनावों में, उस पर से भरोसा आपका उठ जाता है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, मुझे सिर्फ विश्लेषणों से मतलब है। नहीं, आपकी बात भी सही होती है। आपने डिबेट करते हो इतने साल से, आप भी जो बोलते हो वही हो रहा है। प्रशांत किशोर या दूसरा क्या कह रहा है, ये तो सबको ही पता है चुनाव में क्या होना है परिणाम। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी कोई समाजवादी सब पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, तो पहले से कैसे कह देंगे कि हम हार रहे हैं, बीजेपी कैसे कह देंगे हार रहे हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधि कैसे कह देगा, समाजवादी कैसे कह देगा हार रहे हैं। पब्लिक की सच्चाई सबको पता है, पब्लिक क्या चाह रही है। मैंने मोदी जी का नाम इसलिए लिया आपको कि जो इस समय वोट पड़ रहा है वो मोदी जी के नाम का पड़ रहा है, विपक्ष का कोई पड़ेगा तो मोदी जी की नाराजगी का वोट पड़ेगा। तो इस समय जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है,
वोटिंग की बात कर रहा हूँ, राजनीति की नहीं। जो वोट ये बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वरुण जी। वरुण जी आपने जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि जो वोट पड़ेगा वो या तो मोदी के नाम पर पड़ेगा या मोदी से नाराजगी के नाम पर पड़ेगा, यानी कि नेताओं के नाम पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दो बड़ी पार्टियों के नेता बैठे हैं, क्योंकि आप अगर ये बात कह रहे हैं तो आप एक तरह से डिस्क्रेडिट राहुल गांधी को कर रहे हैं। राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है, यहाँ अखिलेश यादव के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है, तेजस्वी के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है। अजीज खान साहब, जो बात वरुण जी कह रहे हैं, मोदी या मोदी से नाराजगी, बाकी नेता का तो नाम ही नहीं है। वो तो मैं अभी अरे सुनिए ना, अरे सुचित्रा जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे साहब तमाम बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे, और अभी आप एक और चाणक्य का नाम ले रही थी कि साहब तमाम दावे वायदे तमाम बातें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कभी कभी यूं भी उन्होंने अपने जी को बहलाया है, कभी कभी यूं भी उन्होंने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये जो लोग समझा रहे हैं ना, इनको खुद ही नहीं पता कि क्या कह रहे हैं, इनको खुद ही अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि आखिर होने क्या वाला है। जनता, देखिए एक बात आप समझ लीजिए सुचेता जी, कि जनता अब जो वोट करने जा रही है, मुद्दों पर वोट करने जा रही है। वो पूछ रही है ना कि बुलेट ट्रेन कहां गया, नौकरी कहां गई, आपने वायदा किया था, कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, तमाम बड़े बड़े दावे किए थे। वो दावे सब सारे खोखले निकले। आपने इस मुल्क में जो ख्वाब दिखाया था, ख्वाब को ध्वस्त कर दिया। हर्षवर्धन, जनता इस बात पे वोट देने जा रही है। और रही कसर कोविशील्ड, आपने लोगों को टीका लगवाया, मैंने भी टीका लगवाया। मुझे तकलीफ है इस बात का कि वो टीका कहीं ना कहीं आज बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। बीजेपी वालों लोगों ने उससे भी पैसा ले लिया, बीजेपी ने उससे भी पैसा लिया। हकीकत यह है कि ये जनता की भलाई की सरकार नहीं है। जनता इसलिए मन बना चुकी है क्योंकि आपको 10 साल का वक्त दिया, और 10 साल में आपने क्या दिया? धोखा, और सिर्फ धोखा। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि बदलाव करना है। और एक बात आप जान लीजिएगा, ये 400 अजीज खान साहब, जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं। आप कुछ अलग बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि नाराजगी है। मेरा सवाल ये था, हर्षवर्धन जी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, अगर आपको मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊं, अभी वरुण पुरोहित जी ने कहा कि इस बार जो वोट पड़ रहा है वो या तो मोदी के नाम का है या मोदी की नाराजगी के नाम का है, यानी बाकी जो बड़े नेता हैं उनके नाम का वोट क्या इस बार नहीं है? मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि अजीज खान साहब ने अभी वही बात दोहराई कि मुद्दों पर वोट होगा। क्या ये सही है कि इट इज मोदी वर्सेस जो लोग नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? हर्षवर्धन जी, मुझसे पूछा गया। सुचेता, मुझे लगता है कि अब ये इस समय कोई भ्रम की अवस्था नहीं है। कल 6वें चरण का मतदान होना है और 5 चरण में नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह से चुनाव हुआ है, उसके बाद अब बचे 2 चरण में ऐसा नहीं होगा, ये हम नहीं मान सकते। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि चुनाव तो नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कहते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ढेर सारे मुद्दे जुड़ते हैं। उसके इर्द गिर्द कौन लड़ाई लड़ रहा है? क्या वो लड़ाई विपक्ष तैयार कर पा रहा है? क्या विपक्ष को जो एक साथ आने का एक नैरेटिव गढ़ना था, जिसको वो कह रहे थे कि हम एक अलायंस बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, जिस तरह से जनता में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाला पक्ष है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर्षवर्धन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हर्षवर्धन जी, आपको मेरी आवाज? जी, मेरी आवाज नहीं गई क्या? जी जी जी, बिल्कुल मिल रही है हर्षवर्धन जी, बोलें बोलें बोलें, प्लीज कैरी ऑन। आप
आप एक बार फिर से, मैंने उसका जवाब दिया, आप एक बार फिर से सवाल करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी की जो बात है, उन्होंने कहा कि मूड ऑन द ग्राउंड इज वेरी क्लियर। मैं इसी मूड की बात कर रही हूं, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषकों की राय है, उनको भी ऐसा लगता है, राजनीतिक विश्लेषक भी एक तरह से बटे हुए हैं, उनको भी अपने अपने खेमों में देखने की कोशिश की जा रही है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि भाई लोकसभा में राम मंदिर का मुद्दा है ही नहीं। मैं जरा इस पर भी बात करना चाहती हूँ, क्या इस चुनाव में राम मंदिर मुद्दा नहीं है? मैं इसलिए पूछूंगी, नवल जी अगर हैं तो उन्हें लाइए। वरुण जी, क्या राम मंदिर मुद्दा नहीं है? क्योंकि जिस तरह से योगेंद्र यादव कह रहे हैं, मैं तो इतना चुनाव में ट्रैवल करी हूं, आपने भी बताया, अभी आप खुद ही देख रहे थे, जहां जाती हूं वहां लोग मंदिर की बात जरूर करते हैं, और ऐसे में यह कहना कि मंदिर मुद्दा नहीं है, क्या ये सही होगा? सुचारिता जी, राम मंदिर बिल्कुल मुद्दा है, खास तौर से जो महिलाएं हैं ना, हिंदू महिलाएं, हाँ। उनके अंदर ये मुद्दा है। हाँ। अगर सच्चाई से अपन भागेंगे तो मूर्खता की बात मैं नहीं कर सकता किसी दूसरे की जैसे। महिलाओं के अंदर राम मंदिर मुद्दा है, क्योंकि वो घरों में रहती हैं, कल्चर संस्कृति से जुड़ी रहती हैं, माताएं बहनें सब, तो उनके अंदर राम मंदिर मुद्दा है और वो मोदी जी के प्रति उनका आकर्षण है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जनता ओवरऑल बुरी तरह से परेशान है, जनता ऑल्टरनेटिव चाहती है। मैंने आपको कई बार कहा, कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। विपक्ष कई जगह मजबूत कैंडिडेट नहीं उतार पाया है, जहां उतार पाया है वहां पे वो विपक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा। और 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसमें विपक्ष को पछतावा होगा कि हम चुन चुन के एक ढंग से करके और कैंडिडेट लड़ाते तो हमारी ज़्यादा सीटें आती। मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ, और आप 4 जून को देखना, यही परिणाम में आएगा। जहां जहां पर कैंडिडेट सही नहीं उतारे हैं, वहां वहां पर नुकसान होगा। वरना वरुण जी कह रहे हैं कैंडिडेट्स का खेल है क्या इस वक्त? तुहिन जी, क्या ये सिर्फ कैंडिडेट्स का खेल है? यानी वो सीधे सीधे जो मोदी लहर और मोदी वेव की बात कर रहे हैं कि एक थर्ड टर्म मोदी के ऊपर वोट पड़ रहे हैं, उसको एक तरह से डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि वहां जहां कैंडिडेट अच्छे होंगे विपक्ष के, वहां पर वो जीत जाएंगे। देखिए सुचरिता जी, आज अगर आप देश में घूमे तो ये एक तथ्य है कि मोदी जी की विश्वसनीयता उच्चतम स्तर पे है, और जो विपक्षी नेता है उनकी विश्वसनीयता लगभग 0 है। तो सबसे पहली बात, तो कई ऐसे स्थान हैं जहां इनके पास कैंडिडेट इनको मिल ही नहीं रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में एक ऐसी नौबत आ गई थी कांग्रेस पार्टी के लिए कि लग रहा था शायद उनको अखबार में जो है इश्तिहार निकालना पड़े कि कैंडिडेट उनके पास आए उनकी पार्टी में। तो कैंडिडेट का अभाव तो है ही, क्योंकि कोई इस कांग्रेस पार्टी से, कोई इस विपक्ष में आशा नहीं देखता है। अभी आपके कुछ विपक्षी पैनलिस्ट पूछ रहे थे कि देश में कुछ हुआ नहीं। मैं इनको बता दूं कि अगर राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसकी प्रतिशत, उसका जो लेंथ है वो 70% बढ़ सकता है। अगर रेलवे जो है वो 31,000 नए रेलवे लाइन आ सकते हैं। अगर 700 किलोमीटर जो है मेट्रो लाइन आ रहा है, तो शायद ये जो है आसपास देखते ही नहीं है, शायद अखबार पढ़ते नहीं है। 13 करोड़ घरों पर नल से जल कनेक्शन आया है। 13 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं। तो कहां से कुछ नहीं हुआ है। इन्फ्लेशन का दर जो है वो 5% से नीचे है। अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है वो 3.2% है। हाँ। तो ये तो जस्ट एक मिथ्या फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसे नेता हैं कि जब उनसे सवाल पूछा जाए तो आप पाएंगे कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं। कई बार हमने देखा है एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, एमआरपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। तो उसके बाद आप क्यों शिकायत करते हैं कि मोदी वर्सेस रेस्ट है? ये तो मोदी वर्सेस रेस्ट होगा ही। मैं हर्षवर्धन जी एक और सवाल आपसे पूछूंगी। जो प्रशांत किशोर का कहना है, उन्होंने एक बात कही है कि जनता में ऑल्टरनेटिव की डिमांड ही नहीं है। यानी कि जब जनता विकल्प तलाशती है तब उस विकल्प के लिए एक तरह से लहर बनती है, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव की तो डिमांड ही नहीं है। आपको लगता है कि इस वक्त जमीन पर ये है? मैं इसलिए पूछती हूं क्योंकि ग्राउंड में जब हम जाते हैं तो लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर बात करते हैं, और उस राज्य में अगर कोई नेता है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या ऑल्टरनेटिव मोदी ही देखते हैं? देखिए सुचेता, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जवाब ये है कि क्या ऑल्टरनेटिव देने की कोई सीरियस ऐसी कोशिश हुई क्या? एक समय में लगा था जब जून महीने में ही पटना में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में एक गठजोड़ जुटा था। उस वक्त लगा था कि उम्मीद पैदा हुई थी। लेकिन अभी जहां चुनाव खड़ा है उसमें विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। शायद उसमें प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव नहीं। दूसरा,
जब हम एस्पिरेशंस की बात करते हैं तो हम प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव को छोड़ दें, कोई कहेगा वो इस खेमे के हैं, कोई दूसरा कहेगा वो उस खेमे के हैं, लेकिन जो यूरेशिया.com के प्रेसिडेंट हैं इयान ब्रेमर, उनकी बात सुननी चाहिए। इयान ब्रेमर कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फाउंडेशंस पर जो भारत की नींव तैयार हो रही, शानदार जो उस पर इमारत बनती दिख रही है, उसमें बीजेपी अलोन वो 305 प्लस माइनस 10, यानी जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी उसके आसपास जा रही। तो मेरा यह मानना है कि राम और रोटी यानी हिंदुत्व और विकास, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव खड़ा किया, उस नैरेटिव के सामने विपक्ष कोई भी नैरेटिव देने में नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से हम ये बार बार पूछ रहे हैं विकल्प है कहां, कौन है जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता दिख रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से उन्होंने इयान ब्रेमर की बात की है, जो वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं वो, और उन्होंने कहा कि भारत के लोकसभा चुनाव एकमात्र है जो स्थिर है, जो जहां पे एक स्टेबिलिटी नजर आती है। अब उस स्टेबिलिटी के लिए, उस स्टेबिलिटी में एक तरह से एक विकल्प देने के लिए अजीज खान साहब क्या कोशिश की गई। उन्होंने जो बात कही है, मैं हर्षवर्धन जी की बात से आगे बढ़ा रही हूं कि क्या एक सीरियस कोशिश हुई एक चेहरा देने की और उस ऑल्टरनेटिव को फिर ये कहने की कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आज भी लोगों को नहीं पता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन है। देखिए सुचरिता जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं लगातार डिबेट को सुन रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हमने कह दिया कि लड़ाई किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं होती है, नीतियों के खिलाफ में या पक्ष में होती है। जो नीतियां इन्होंने बनाई, माननीय मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कौन कौन से नारे दिए गए, उन नारों के खिलाफ है लोग। इन्होंने कहा मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, कितनी नौकरी दे दी। अभी साहब कह रहे थे कि जीडीपी ये बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी हो गई। मैं 2022 का आंकड़ा देना चाहूंगा, 2022 में 8.3% बेरोजगारी दर था, आपको पता है। आप देखिए महंगाई की दर भी 2022 का भी जो आंकड़ा आया है वो 5.7 रहा, कहां घट गया। और ये 2014 में क्या था, 2014 में बेरोजगारी थी 4.39, और महंगाई जो थी वो थी 4.9%। तो आप जिस तरीके से चीजें बढ़ी हैं उस पर चुनाव होने जा रहा है। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा तमाम बड़े बड़े वादे किए, नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे पेपर लीक हुआ, नौकरी के नाम पे पेपर लीक हुआ। 60 लाख बच्चा आज कहीं ना कहीं चौराहों पर है, उसका सुध नहीं ले रहे हैं आप। ये नहीं पूछने गए कि पेपर लीक हुआ तो आखिर क्यों लीक हुआ, लेकिन वादे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े। मैं कहना चाहता हूं कि आपका मुद्दा क्या है। अगर वाकई में मुद्दा है, आपके पास विजन था 2024 में, तो माननीय मोदी जी को स्टेज पे जाकर के वो अपने विजन की बात करते, अपने पिछली उपलब्धियों की बात करते और आगे वो क्या करने वाले हैं उसकी बात करते। लेकिन माननीय मोदी जी जब स्टेज पे जाते हैं तो कहते हैं साहब भैंस आपकी चोरी कर ली जाएगी, मंगलसूत्र चोरी करके बांट दिया जाएगा। ये साहब देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। निहायत ही दुखद है कि माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब माननीय मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके नीचे जितने भी नेता हैं वो इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया है इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या इस तरह के बयान दे रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था और वो यही था कि एक चेहरा अगर आप लोग दे देते तो क्या आप आज के समय में एक फायदे में रहते, क्योंकि मोदी के खिलाफ एक ऑल्टरनेटिव आप लोग मिलकर खड़ा करते तो लोग उसकी बात करते। जहां जहां गठबंधन किया है वहां पर भी एक तरह से डेंट्स नजर आते हैं, तो उन डेंट्स की भी चर्चा होती है। दिल्ली में कल वोटिंग होने वाली है, दिल्ली की 7 सीटों के लिए वोटिंग है, वहां बीजेपी पिछली बार 7 सीटें लेकर आई थी। इस बार क्या होगा, क्योंकि अगर 7 सीटों के लिए आपको लगा वहां पर मुश्किल है वरुण जी, इसीलिए आप लोगों ने वहां पर एक गठबंधन बनाया, लेकिन वहां पर क्या टक्कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दे पा रही है? क्योंकि बयानबाजी तो दोनों पार्टियों के नेताओं की एक दूसरे पर चलती रह रही है। एक बार बड़ी खबर बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला आया है। वो कह रहे हैं कि देश को गुमराह कर रहा है क्योंकि ये घोर परिवारवादी है, घोर परिवारवादी, और ये सनातन विरोधी भी है, ये घोर परिवारवादी है। अब इसका जब जवाब परिवारवाद पर आता है तो बहुत तरीके से अलग अलग विपक्ष की पार्टियों ने दिया है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का
इस चुनाव में जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास जाऊं, फिर वरुण जी के पास जाऊंगी। जब वो कहते हैं घोर परिवारवादी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस निरंतरता से और जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, रोज कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और सवाल बार बार वो ये भी उठाते हैं कि मोदी आपके लिए काम कर रहा है। जब वो परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं दूसरी पार्टियों पर, तो वो ये भी कहते हैं कि कैसे सीटों के बंटवारे में भी परिवार, वो चाहे बिहार हो या यूपी, और फिर राजनीतिक नेतृत्व के मामले में भी परिवार। मोदी ऐसा नहीं करता है। हर्षवर्धन जी। सुचेता जी, अभी जो सबसे रोचक है, वैसे तो हम लोग बार बार गांधी परिवार की बात करते हैं, लालू जी के परिवार की बात करते हैं, मुलायम सिंह के परिवार की बात करते हैं, शरद पवार के परिवार की बात करते हैं, स्टालिन के परिवार की बात करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग परिवार है। परिवार में नेता भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश अध्यक्ष की ये स्थिति है, या कई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जगत प्रकाश नड्डा की ये स्थिति है क्या कि वो अपनी पत्नी या अपने बेटे को स्टार प्रचारक बना दे? अरविंद केजरीवाल, जहां कल दिल्ली में चुनाव है, 7 सीटों पर जनता वोट डालने जाएगी, तो अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा याद आएगा कि नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, इन परिवारवादी भ्रष्टाचारी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहा हूं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये बेटा सौंप दूंगी, बेटा सौंप रही हूं, जब सोनिया गांधी कहती है रायबरेली में, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी की बपौती है क्या? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी का बेटा, बेटी, पति, पत्नी, भाई, बहन, जो भी वो लड़े, लेकिन किसी के नाम से कॉन्स्टिट्यूएंसी ठेका दे दिया जाए, उसके नाम पे हो जाए। और अरविंद केजरीवाल कहां चले गए, जरा सोचिए कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने बाद सबसे बड़ी प्रचारक बना देते। चलिए, आपको अगर लाना भी था, आप जेल जा रहे थे, तो आपको लाना था तो नेताओं के, कुछ तो नेताओं के नीचे होती। ये है वो परिवारवाद जिससे बाहर निकलने की बात, अलग तरह की राजनीति बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसी में धंसते दिख रहे हैं। कल दिल्ली के वोटरों पर जरूर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, उनके ध्यान में रहेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिल्ली जो है एक तरह का लिटमस टेस्ट है, और दिल्ली की वोटिंग अब छठे चरण में हो रही है। लेकिन दिल्ली में क्या होगा, मुझे लगता है 4 जून को इस पर बहुत नजरें भी रहने वाली हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उसके बाद लगा कि एक तरह से एक ट्रम्प कार्ड सा मिल गया है विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल आएंगे, लेकिन फिर वहां विभव कुमार वाला बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया। तो वहां पर दिल्ली की जनता वोटिंग को में उस वक्त क्या सोचती है, किसे लाती है, किसे दूर करती है सत्ता से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि वहां पर भी प्रधानमंत्री ने एक हमला बोला है, वो आप सरकार को लेकर और आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि एक कट्टर भ्रष्टाचारी है, कट्टर भ्रष्टाचारी है जो जेल जाएंगे, और दिल्ली के जो दरबारी है वही पंजाब चला रहे हैं। पंजाब के तो सीएम खुद फैसला नहीं लेते हैं, मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को आदेश लेने तिहाड़ जाना पड़ता रहा है। तो ये भी एक आज प्रधानमंत्री ने बात कही है। अब ये बार बार कहा गया, वरुण जी, इस चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा गया कि दिल्ली की जनता जवाब दे देगी, दिल्ली की जनता बता देगी उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला। अब इस बार आप ये मानेंगे कि जो भी वर्डिक्ट 4 जून को आएगा, वो एक तरह से इस बात को भी दिखाएगा कि जब एक तरह से अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी है, तो जनता किसे चुन रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते आए कि हम ही टक्कर दे सकते हैं मोदी को, और कोई पार्टी नहीं। सुचारिता जी, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हमने देखा विधानसभा चुनावों में मोदी जी का कुछ भी जादू नहीं चला, केजरीवाल का जादू चला। और लोकसभा चुनावों में जनता ने मोदी जी को वोट दिया। तो जनता अपने अपने हिसाब से सोचती है भाई प्रधानमंत्री किसको बनाना है, मुख्यमंत्री किसको बनाना, नहीं तो दूसरे मुख्यमंत्री बनते ही नहीं। अभी आपने कहा रिमोट से चलाते, तो मोदी जी ने जो अभी 3-4 राज्यों के चुनाव रिमोट मुख्यमंत्री बनाए, तो सबको पता है। जनता, मैं कह रहा हूँ, जनता सब चीज को समझ चुकी है। पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी नहीं रही, नेता विद द डिफरेंस मोदी जी नहीं रहे, सबको एक तरह से तोल रही है। जब भी आपने कहा मोदी जी के आगे फेस, आपको ध्यान होगा साल भर पहले भी अपन ने डिबेट करी, जब इंडिया अलायंस बना था, नीतीश जी बनवा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। जब भी मैंने कहा था फेस तो राष्ट्रपति प्रणाली कोई होती है, उसमें फेस चाहिए। प्रधानमंत्री, जब हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो पार्लियामेंट चुनेगा। इंदिरा जी को जब हराया, जब फेस थोड़ी था, लेकिन उस समय जयप्रकाश नारायण थे। आज की तारीख में विपक्ष के पास जयप्रकाश नारायण नहीं है।
एक तो सबसे बड़ा ये लेकुना है। दूसरा मैंने आपको फिर कहा, जहां पे कैंडिडेट स्ट्रांग होगा वहां पे मोदी जी की लहर नहीं चलेगी, वो अपना खुद के प्रभाव से जीतेगा, क्योंकि जनता इस समय पूरी तरह से परेशान है हर तरह से। अब चाहे राहुल जी हो, मोदी जी हो, कोई कितने ही वादे करे फ्री बीज के जनता से, जनता उस पर किसी पे विश्वास नहीं कर रही। जनता इस तरह परेशान है, बच्चों को रोटी नहीं खिला जा रही, रोजगार मिल नहीं रहे, एडमिशन मिलते नहीं है। IIT का ही रिपोर्ट छपी है, IIT के जो बच्चे हैं उन्हीं को नहीं मिल रहे जॉब्स, जबकि मेरे तो साथ के जो दोस्त IIT करे वो पता नहीं कहाँ पोस्टों पे लग गए। तो आज की तारीख में जब IIT की नौकरी नहीं लग रही है तो किसकी नौकरी लग रही? तो ये कुल मिला के जो पूंजीवादी व्यवस्था देश की है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम से जो देश में लाई गई मनमोहन सिंह जी के टाइम से, वो जिसको आप बढ़ावा दे रहे हैं ये मोदी जी, उससे पूरे देश का जो इकोनॉमिक ढांचा है, सांस्कृतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, अच्छा। और जो परिवार के ढांचे हैं वो सब बिगड़ गए। इसलिए अब ये कहते प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट नौकरी नहीं है, कहां से दोगे आप? देखिए एक तरफ, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, एक तरफ जीत के दावे अजीज खान साहब, एक तरफ जीत के दावे आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के भी, आरजेडी के भी, कांग्रेस के भी, तुहिन जी, और दूसरी तरफ ये भी कि पहले ईवीएम वाला दाव भी आया। आज एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उस याचिका के लिए कहा कि अभी जरूरत नहीं है सुनने की, गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनेंगे, क्योंकि वो जो वोट परसेंटेज को लेकर जो एक याचिका लगाई गई थी कि वोट परसेंटेज में गड़बड़ी हो रही है, जो जितनी वोटिंग होती है उसमें 5 से 7% की हेरा फेरी हो रही है, उसको भी एक तरह से, उस पर भी एक झटका लगा है विपक्ष को कि चुनाव के समय, कोर्ट ने कहा कि चुनाव के समय ये इस तरह की याचिकाएं क्यों डाली जा रही हैं, इन्हें किस मकसद से डाला जा रहा है। कोर्ट की टिप्पणी थी, ये बार बार दाव खेला जा रहा है अजीज खान साहब कि चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज पहले दिन आती है, फिर उसके 2 दिन बाद वो अलग आ जाती है, इसे लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। आज उस पर भी एक तरह से स्ट्राइक की सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा कि आप इस समय क्यों बोल रहे हैं ये सब बातें। देखिए सुचरिता जी, एक बात आप समझिए, ईवीएम की जो बात है, हम लोगों ने पहले भी कहा कि ईवीएम पर जो सवाल था वो हमेशा बना रहेगा। हम चुनाव जीते हैं इससे पहले या चुनाव हारे हैं, लेकिन जो ईवीएम पर सवाल था वो ईवीएम पर सवाल खड़ा था और खड़ा रहेगा। रही बात अभी आप चुनाव आयोग की बात है, यकीनन ये दुख की बात है कि आंकड़े को 11 दिन के बाद दिखाया गया, पेश किया गया। आप कह रहे डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है ये। डिजिटल इंडिया तो 24 घंटे भी नहीं लगने चाहिए आंकड़े आने में। एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आंकड़ा आने में 11 दिन लगता है। यकीनन तकलीफ है, कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की ये लापरवाही कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज उसको पहले बताना चाहिए। और इस पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्षी और सवाल हो रहा है तो निश्चित तौर पे सवाल जायज है। 24 घंटे में फॉर्म 17A और 17C ये दोनों सेम डे उस पर चढ़ जाती हैं सारी चीजें, और उसको वेबसाइट पर दे देना चाहिए, या संबंधित जो लोग हैं वो वहां पर बाकायदे उसको प्रदर्शित कर देते। नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा इसके लिए 24 घंटे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन 11 दिन का वक्त एक लंबा वक्त होता है, तो सवालिया निशान तो खड़ा हो रहा है। कर रहे हैं, दूसरी तरफ हार की एक आधार भी बना के चल रहे हैं कि भाई अगर वहां 4 जून को आंकड़े नहीं आए तो फिर हम किस पर ठीकरा फोड़ेंगे, ईवीएम पे फोड़ेंगे या फिर वोटिंग परसेंटेज में जो गड़बड़ी हुई उस पर फोड़ेंगे। उसकी भी एक तरह से एक आधार तैयार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत से जो दर्शक जुड़ते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनमें से एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि 4 जून मंगलवार का दिन है, हम हनुमान चालीसा गाएंगे और मोदी को फिर से सिंहासन पर बिठाएंगे। सुचरिता जी, एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने सारे संदेह की गुंजाइश जो है खत्म कर दी है और अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई इलेक्शन कमीशन पर संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन बार बार ये लोग जो है सवाल उठाते रहते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जबरदस्ती अपनी सभाओं में अराजकता फैलाकर, भीड़ की एक ऐसी तस्वीर दिखाकर जो दरअसल जो है वास्तविकता से कहीं दूर है, ये एक ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी सभा में तो इतनी भीड़ आई लेकिन पता नहीं कैसे वोट नहीं आई। अरे जब आप अपने सभा में भीड़ को नहीं मैनेज कर सकते हैं तो आप इस देश को कैसे मैनेज करेंगे? ये सवाल का उत्तर आपको देश को देना होगा। और दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि योगेंद्र यादव को भी मीडिया में इसीलिए छोड़ा गया है कि बार बार ये परसेप्शन क्रिएट करे कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आ रही, जबकि वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। और ये लोग ब्लेम कर सके कि योगेंद्र यादव जैसे महारथी जब ये
कह रहे थे, तो कैसे गलत हो सकते हैं? योगेंद्र यादव जब जब प्रेडिक्शन करते हैं उनको नहीं, क्या ये कोशिश होती है? मैं एक चीज और पूछूंगी, क्या ये कोशिश होती है? अन्यथा मेरे ख्याल से वो बिना मतलब का इस देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या ये कोशिश होती है जो इस वक्त जो भी चुनावी रणनीतिकार बातें कहते हैं उनका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है? कोई सुन रहा है या पढ़ रहा है कि कह रहे हैं कि भाई ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इस बार तो माहौल ही नहीं है, इस बार तो मोदी आ ही नहीं रहे हैं, तो इस बार तो राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है, तो उनका प्रभाव भी एक वोटर पर पड़ता है और ये 7वें चरण तक चलता रहेगा। उसके बाद कोई बोलेगा नहीं बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक ये बातें होती रहेंगी। देखिए सुचेता, मुझे लगता है इसको समझना चाहिए। योगेंद्र यादव एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। चुनाव विश्लेषक के तौर पर उनका जो जीवन था वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है। दूसरा, उन्होंने अब तक जितने भी चुनाव में जो जो अनुमान लगाया है वो अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए। जो भी अनुमान उनका रहा है वो सब गलत साबित हुए हैं। अभी जो 5 राज्य थे उसमें वो मध्य प्रदेश में बड़े मजे से जिता रहे थे कांग्रेस को, राजस्थान जिता रहे थे, छत्तीसगढ़ जिता रहे थे, और अंत में क्या हाल हुआ सबने देखा। उसके पहले उत्तर प्रदेश में वो पिच तैयार कर रहे थे अखिलेश यादव के लिए, क्या हाल हुआ सबने देखा। मुझे नहीं लगता है कि योगेंद्र यादव जैसे लोगों की बात का असर किसी पर पड़ता। वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी में रहा, अपनी पार्टी बना चुका, कांग्रेस से गलबैया की, किसी भी तरह से उस व्यक्ति पर देश भरोसा नहीं करता है। आपने जो बात कही है कि उनकी विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक बार फिर से यही बात कहूंगी। नवल किशोर जी अगर जुड़ गए हैं तो बता दीजिए मुझे। मैं एक चीज वरुण जी आपसे ये जरूर पूछूंगी कि विश्वसनीयता पर तो कई नेताओं के भी सवाल उठ गया है, क्योंकि वो चुनाव दर चुनाव हारते रहे हैं चुनाव, तो क्या उसके बाद जनता उन्हें फिर से मौका देगी? अभी 2 चरण है, आप अपना केस रख सकते हैं जनता की अदालत में। मैंने सुचारिता जी आपको शुरुआत में कहा, मैं कई महीनों से कह रहा हूं कि विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का रहा नहीं। जनता कोई प्रशांत किशोर की बातों में है ना कोई योगेंद्र यादव की है। जनता बड़ी इंटेलिजेंट है हिंदुस्तान की। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी बढ़िया काम कर रहे थे, मनरेगा लाए, दोबारा चुनाव जीते, बाद में फिर कहने लगे पेड़ों पे पैसे उगते हैं क्या, जनता चिढ़ गई। मोदी जी उधर से आ रहे थे टीवी पे चैनलों में, जनता ने उनको चुन लिया। अब हर प्रकार की चीज़ें, अब विपक्ष की जो भी अजीज खान साहब अजीज़ हैं, मेरे अजीज़ हैं, हम अलायंस में बिल्कुल हमेशा कांग्रेस का ही आदमी और कांग्रेस आइडियोलॉजी का आदमी, लेकिन उन्होंने कहा 11 दिन बाद, जब तक पेपरों में छपी नहीं, आप क्या कर रहे, सो रहे थे, स्लीपिंग मोड में थे क्या? आपको नहीं पता 19 तारीख को मतदान है, 20 तारीख को एप्लीकेशन लगाते जाके, चुनाव आयोग से लेते हैं आंकड़े, नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते। जब चुनाव प्रोसेस चालू हो गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। ये जबरदस्ती जो है विपक्ष में जो है, विपक्ष की जो छिछालेदारी हो रही है इस कारण से हो रही है। मैंने आपको क्या कहा शुरुआत में, विपक्ष के जहां कैंडिडेट स्ट्रांग होंगे वो जीतेंगे। जो इंडिया अलायंस बनाए इसका एक माहौल जरूर मोदी जी के खिलाफ बनाने का प्रयास था, लेकिन मोदी जी के जो खुद के काम है वो प्लस भी जाएंगे माइनस भी जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, इसलिए कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं। राष्ट्रपति प्रणाली होती तो जब आप फेस की बात कर सकते थे। आप ये देखिएगा क्षेत्रों के हिसाब से वोट आएगा, जैसे पश्चिमी राजस्थान में अलग आएगा, अग्निवीर योजना से बच्चे नाराज हैं। जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जो मीणा समाज है वो अलग तरीके से आएगा, दक्षिण का अलग आएगा। जो आप कह रहे हो दिल्ली का वोटर बिल्कुल दूसरी तरीके से वोट करेगा। तो हर क्षेत्र के हिसाब से वोट होगा, लेकिन कैंडिडेट पर डिपेंड करेगा। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, मोदी जी का सहारा है उसको। अभी जो छठा चरण है, कल जो वोटिंग होनी है उसमें से जो 40 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, तो इसलिए ये वाला जो चरण है ये बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप गेन कर लेंगे अजीज खान साहब तो इस चुनाव में आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर वो लूज कर जाएंगे तो उनके लिए नुकसान होगा उस 303 में जो पिछली बार आए थे। जल्दी से बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। अजीज जी देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा था। देखिए वरुण पुरोहित जी, मुझे लग रहा है कुछ कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं साहब पेपर में नहीं छपा। अरे पेपर में छपा क्या? जब आंकड़ा दे रहा है, चुनाव आयोग आंकड़ा देता है, जब वो आंकड़ा देगा, 11 दिन बाद आंकड़ा दे रहा है और वो 5-6% बढ़ा के दे रहा है, तभी तो संज्ञान में आएगा। और जो संज्ञान में आया उस पर एक्शन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपका ये कहना कि साहब आप बैठे थे, सो रहे थे, देखिए वरुण जी, बहुत फ्रस्ट्रेशन बेहतर नहीं होता है। मुझे लग रहा है आप नाराज हैं, किसी वजह से कांग्रेस से नाराज हैं। अपनी नाराजगी दूर करिए और बार बार इस तरीके से कटाक्ष मत करिए। माहौल बन गया है, इंडिया गठबंधन बहुत बड़े स्तर पर जीत रही है, तो सरकार आपकी बन रही है। अजीज खान साहब की 4 जून को बहुत सी नाराजगियां और सामने आएंगी। अच्छा नहीं है, अभी तो इंतजार करा जा रहा है रिजल्ट का। वो नाराजगियां कहां से और कौन से खेमे से आएंगी उसके लिए देखना होगा। थोड़ा इंतजार और है, 4 जून को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।